हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं का जो है भाग 3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1 का एक क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना अर्थात परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हमको बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। मान लीजिए ये जो काला कलर का दिख रहा है ये बैंड वाले हैं और ये सभी ये जो नीले कलर के बने हुए हैं वो सभी मान लीजिए इस सेना के 616 सदस्य हैं। ठीक, तो बैंड वाले के पीछे मान लीजिए इन सबको हैं ये सदस्य हैं। तो ऐसे कितने स्तंभ होंगे जिनमें वे सभी बैंड पार्टी वाले भी आ जाएं और कौन आ जाए और जो है सेना के सदस्य भी आ जाएं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। अर्थात ये जो बैंड वाले समूह हैं और जो आर्मी वाले जो सदस्य हैं उनको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अर्थात अगर मान लीजिए कि 10 समूह 10 स्तंभ आपके सेना वाले के हैं तो 10 ही स्तंभ क्या होने चाहिए, इसके होने चाहिए बैंड वाले के, इसके आर्मी बैंड वाले के। ठीक है, और जैसे उनका स्तंभ भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अर्थात 32 स्तंभ में सेना वाले भी आ जाएं और 32 स्तंभ में कौन आ जाएं, बैंड वाले भी आ जाएं। आइए देखते हैं। दिया है सेना में सदस्यों की संख्या 616 है, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। ठीक है, अब देखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों जो समूह हैं बैंड और सेना वाले इनको समान संख्या वाले स्तंभों में परेड करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें 616 और 32 का जब हम लोग मौसा निकालेंगे अर्थात HCF निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। HCF निकालने के लिए हम लोग अभी तक यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका पढ़े हैं तो उसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HCF जो है कि भाग विधि से जो है कि कक्षा 6 7 8 में निकालते हैं उसी तरह से निकालें। 32 6 16 में भाग देंगे 19 बार में जाएगा, फिर और आया आपका 29, 6 यहाँ पर हासिल उतर गया और 296 की है कि 32 बार में 32 से जो है कि जो है कि पूरा 19 बार में टोटल जाएगा यहाँ पर। तो इसका प्रयोग हम लोग यूक्लिड वाले में करेंगे, ये जो भाग विधि से हमने HCF निकाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 616 व 32 पर यूक्लिड विभाजन लगाते हैं। 616 बड़ा है इसलिए उसको ए मान लेंगे। 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8 लिखेंगे। आर का मान 0 के बराबर नहीं है इसलिए 8 और 32 फिर लगाएंगे प्रमेयिका को। फिर जो है हम लोग देखेंगे कि 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया। अतः हम लोग कह देंगे जो भाजक 4 है वो क्या हो गया, HCF हो गया हमारा। इस तरह से 616 और 32 का HCF कितना आ गया, 8। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो सेना वाले हैं और जो आर्मी बैंड वाले हैं इन लोगों को अधिकतम कितना स्तंभ बनाना होगा, 8 स्तंभ बनाना होगा। इन्हीं 8 स्तंभों में वे दोनों क्या करेंगे, परेड कर सकते हैं या मार्च कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला हेडिंग, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। देखिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब हुआ यदि कोई भाज्य संख्या है दिया गया है तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि है जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम लोग लिख दिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7
वही माना जाता है जो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 माना जाएगा। ठीक है, अर्थात गुणा करने पर उतना ही आएगा, लेकिन इनका क्रम बदला तो क्रम बदलने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये सभी अभाज्य हैं 2 3 5 7। तो चाहे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 लिखें, या 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 लिखें, या 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 लिखें, तीनों का मतलब एक ही है, क्रम सिर्फ बदला है। तो यही चीज कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग जो है कि 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, या उसको हम लोग 5 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो उनका क्रम बदला है, लेकिन गुणनखंड क्या है, गुणनखंड जो अभाज्य संख्या है वो सेम है, 2 2 5 है, इसलिए उनका गुणा करने पर वही आएगा। ठीक है, तो यही था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आगे देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न है, संख्याओं 4 के घाते n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घाते n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, संख्याओं 4 घाते n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घाते n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि किसी n के लिए, अर्थात किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 4 के घाते n 0 पर अगर समाप्त होता है, अगर कोई 4 के घाते n कोई ऐसा एक्सप्रेशन ले, n की जगह पर 3 ले लेते हैं, 4 घाते 3 64 हो गया, 5 लेते हैं, 4 घाते 5 128 हो गया। अगर 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से कटेगी। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 रहता है तो वो 5 से निश्चित ही कटती है। अतः 4 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 4 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 के घाते n बराबर 2 के घाते 2n होगा। 4 का घात स्क्वायर करेंगे 2 के घाते 2 आएगा, बाहर ले जाएंगे 2 के घाते 2n है। इस तरह 4 के घाते n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकता है। अभाज्य संख्या क्या आ सकता है, 2 ही आ सकता है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 के घाते n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 के घाते n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अगर उसके गुणनखंडन में 5 आ जाता, तो हम लोग कह देते हैं कि 4 के घाते n जो संख्या है उसका वो जो क्या होगा 0 पर समाप्त होता। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, अभाज्य 2 आ रहा है। अगला हेडिंग है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, इस विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, लसा और मसा निकालते हैं। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। इस विधि में हम दिए गए संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को 2 संख्या दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 2 संख्या, पहला संख्या 6 है और दूसरा 20 है। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं में से एक 6 हो गया, एक 20 हो गया, तो इसका अलग अलग गुणनखंड करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या है परिभाषा में है कि ऐसे गुणनखंडों को हम केवल दिए गए संख्या को अभाज्य संख्या से तब तक भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि अंत में 1 ना आ जाए। मान लीजिए 6 है, 6 को हम लोग अभाज्य संख्या 2 से भाग दिए। ठीक है, 6 को हम लोग अभाज्य संख्या 2 से भाग दिए, फिर 3 आया, फिर 3 से भाग दिए, फिर 1 आया, तो 1 आ गया तो यहीं पर छोड़ देंगे। 2 है, 2 को 20 में भाग दिए, 10 बार में गया, 2 को 10 में भाग दिए 5 बार, 5 को दिए 5 में, 1 बार में गया, तो 1 आ गया, इसलिए छोड़ दिए। अब देखते हैं 6 का जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, इसको 6 बराबर 2 गुणे 3 होगा, 20 बराबर 2 गुणे 5, और इसको हम लोग 2 बार है तो 2 घाते 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 6 और 20 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 6 और 20 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, जैसे दोनों संख्याएं 6 और 20, इसमें जो उभयनिष्ठ जो दोनों में हो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ कौन है, मान लीजिए 2, इसमें भी है, तो एक तो हमको 2 मिला, तो ये अभाज्य है, ये अभाज्य गुणनखंड है
और उभयनिष्ठ भी है, दोनों में है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी ज्ञात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात इनमें कौन है, देखिए 2 गुणे 3 है, ये 2 के घाते 2 गुणे 5 है, यहाँ 2 के घाते 1 है, तो 2 कॉमन ही है, तो इसीलिए हम लोग उभयनिष्ठ इसको लेंगे, ये जो अभाज्य है। तो 2 की सबसे छोटी घात इस 6 वाले में है, तो 2 के घाते 1, इसमें बड़ी घात है, इसलिए 2 के घाते 1 लेंगे, तो आ गया आपका 2 के घाते 1। अतः 6 और 20 का HCF कितना आ गया, 2 आ गया। उस तरह एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे इन दोनों का, देखिए संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात का गुणनफल कौन है, इसमें 2 गुणे 3, ठीक है, कितना है 2 गुणे 3 है, और इसमें 2 गुणे 2 घाते 2 गुणे 5 है। तो इसमें उभयनिष्ठ हो चाहे न हो, उभयनिष्ठ हो चाहे न हो, सभी को एक बार लेना है, अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य गुणनखंड जो है सबको एक बार लेना है। इसमें देखिए 2 के घात 1 है, 2 के घात 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसको हम लोग चुन लेते हैं, तो 2 के घाते 2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 के घात 2 हो गया आपका। फिर उसी तरह उसके बाद कौन अभाज्य गुणनखंड है, उसके बाद वाला जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 3। ठीक है, तो 3 है, तो 3 का घात सबसे बड़ा कौन है, 1 है, तो 3 के घात 1 ले लिए हम लोग। फिर उसी तरह 5 है, 5 के घात 1 ले लिए, बराबर आ गया 60। तो अतः 6 और 20 का एलसीएम भी कितना आ गया, लसा भी कितना हो गया, 60। सूत्र देखिए, एक सूत्र है कि अगर हमको 2 पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक दे दिया जाए, ठीक है, ए और बी, तो उनका गुणनफल जो होता है उन दोनों पूर्णांकों के HCF और गुणे LCM के बराबर होता है। धन्यवाद।